नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। धनबाद के निरसा में कोयला के अवैध उत्खनन का बड़ा खुलासा न्यूज 18 करने जा रहा है। अब तक आपने ईसीएल या फिर बीसीसीएल के बंद खदान से कोयले का अवैध उत्खनन करते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको कोयला कारोबार के सिंडिकेट के द्वारा चलाए जा रहे अवैध माइंस का खुलासा करने जा रहे हैं। आपके घर का कुआं भले ही मीठा पानी देता हो, पर आज हम उस कुआं की हकीकत दिखाने जा रहे हैं जो काला हीरा देता है। मतलब अवैध कोयला का कारोबार मुगमा के बंद पड़े बर्न स्टैंडर्ड कंपनी के कैंपस में 50 से ज्यादा अवैध माइंस का संचालन हो रहा है। निरसा में कोयला माफिया, पुलिस और राजनीतिक दलों के सिंडिकेट के द्वारा यहां कोयला का उत्खनन किया जाता है। मंगलवार को अवैध उत्खनन के दौरान कई मौत ने कोयला कारोबार को बेपर्दा कर दिया। सिंडिकेट ने अपने काले कारनामे को छुपाने के लिए पुआल का सहारा लिया, लेकिन पुआल के अंदर छुपे काला कारोबार की हकीकत को न्यूज 18 आपके सामने बेपर्दा करने जा रहा है। पुलिस और ईसीएल के लोग इस अवैध खदान को जेसीबी मशीन से बंद करने की औपचारिकता में लगे थे, जिनके पास कोयला कारोबार से जुड़े हमारे सवाल के जवाब नहीं थे। निरसा में ईसीएल या बीसीसीएल के बंद खदान से ही नहीं, बल्कि नए खदान से भी अवैध उत्खनन का कार्य चल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि अगर ईसीएल के बंद खदान नहीं है, बीसीसीएल के बंद खदान नहीं है, तो ये कौन सा खदान है? ये सिंडिकेट का खदान है। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये मुगमा का बर्न स्टैंडर्ड कंपनी है, जो बहुत पहले अंग्रेजों के जमाने का कहा जाता है कि ये कंपनी है, बहुत पहले बंद हो चुकी है। और उसी कैंपस को इस सिंडिकेट ने कोयला चोरी का एक ऐसा अड्डा बना रखा है कि इस पूरे कैंपस में 50 से ज्यादा इस तरह के माइंस तैयार किए गए हैं कि आप सोच सकते हैं। ये जो आप नजारा देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पुआल रखा हुआ है, जिसको गांव में बिचाली भी कहा जाता है। लेकिन जब हम इसको हटाएंगे तो क्या दिखेगा, ये आपको दिखाना जरूरी है। अगर आप इसको हटाने की कोशिश करें, आप देखिए कि अंदर क्या है। मैं आपके सामने ही ये सारी चीजों को हटा रहा हूं। और ये गल्फरबाड़ी का क्षेत्र है। ये इस तरह का माइंस कैसे तैयार किया गया है, पूरे कैंपस के अंदर कोयला काटने के लिए कोयला के माफियाओं के द्वारा कैसे इस तरह के अलग अलग माइंस तैयार किए जा रहे हैं। चूंकि घटना घटी है, और घटना घटने के बाद जो पुलिस है, जिस सिंडिकेट की हम चर्चा करते हैं, उस सिंडिकेट की अगर हम बात करें तो सिंडिकेट के द्वारा ही ये सारी चीजें की गई हैं, ताकि लोग समझ नहीं सकें, लोगों को कुछ पता ना चले। इस तरह के बहुत सारे आपको अलग अलग माइंस, जो इनलीगल माइंस हैं, पूरी तरह से इनलीगल कहें तो गलत नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसे छुपाने के लिए इस पुआल का सहारा लिया गया है। अलग अलग इलाके में घूमेंगे, वैसे वैसे इस तरह के बहुत सारे जो खदान तैयार किए गए हैं, जो पूरी तरह से इनलीगल हैं, उसकी पड़ताल हम कर रहे हैं। आगे और भी कुछ तस्वीरें हैं, आपको दिखाएंगे, और इस बात को तस्वीरों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे कि इस बर्न स्टैंडर्ड कंपनी के इस कैंपस में क्या कुछ चल रहा है। कोयला की तस्करी हो रही है, अवैध कोयला का उत्खनन किया जा रहा है। अब जो तस्वीर आपके सामने है, ये तस्वीर अगर आप देखें, मां काली की यहाँ तस्वीर विराजमान है। रोज पूजा अर्चना के बाद इस कैंपस के अंदर न जाने कितने ऐसे इनलीगल माइंस तैयार किए गए हैं, जिसमें लोग कोयला काटने के लिए आते हैं। ये जो टोकरी है, जिसको लोग झुरी भी कहते हैं, कोयला काटने के बाद उस कोयले को ऊपर लाने के लिए, गाड़ी तक पहुंचाने के लिए, ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। जो ऐसे माफिया हैं जिनके इशारे पर यहाँ ये सब चल रहा था, वो अब उनकी चोरी पकड़ी गई है। इसलिए अब पुलिस शायद सक्रिय हुई होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि किन किन इलाकों में कैसे कैसे किसके शय पे ये कोयला की चोरी चल रही थी, और अब उसे भरने की कोशिश हो रही है। ये अब जो सामने की तस्वीर है, इस बात का प्रमाण है कि जो हम कह रहे हैं वो हम सही कह रहे हैं। अगर सही नहीं होता तो यहाँ ये सब काम इस वक्त देखने को नहीं मिलते। हो रहा है किस चीज का?
किस चीज? अवैध माइंस का। अवैध माइंस चल रहा था यहाँ? जी। कितना ऐसा है यहाँ 20-25 होंगे अभी। कहाँ से हैं आप? हम लोग ECL सिक्योरिटी से हैं। और ये थाना गल्फरबाड़ी। ये आप लोग को आज पता चला? आज यहाँ नहीं, इधर ये तो हम फर्स्ट वीक में फीलिंग में आ रहे हैं। अलग अलग माइंस तैयार किए गए हैं, उस माइंस को भरना है। लेकिन इस पूरे कैंपस में हम बार बार कह रहे हैं 50 से ज्यादा इस तरह के माइंस यहाँ तैयार किए गए हैं। आपको जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है न्यूज 18 पर। अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे ऐसे माइंस यहाँ तैयार किए गए हैं। ये जो तस्वीर है उस काले हीरे की तस्वीर है जो सिर्फ देश में कोयलांचल के इलाके में इस काले हीरे को इस तरह के खदान में तैयार किया जाता है, इस तरह के खदान से निकाला जाता है। ये बर्न स्टैंडर्ड कंपनी का कैंपस है और हम जिस पड़ताल को आप तक पहुंचा रहे हैं, जिस पड़ताल के जरिए इस कोयला माफिया, इस पूरे कोयला सिंडिकेट, इस अवैध कारोबार का खुलासा कर रहे हैं। यहाँ अंदर किस तरह से इसे दबाया गया है, लेकिन चूंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती इसलिए इन तस्वीरों से आप समझिए पानी नहीं बल्कि काला हीरा देता है। और इस काले हीरे से न जाने कितने ऐसे माफिया हैं, न जाने कितने ऐसे लोग हैं, सिंडिकेट के लोग हैं। उस सिंडिकेट में स्थानीय पुलिस की बात करें, जो कोयला माफिया हैं उनकी बात करें, अगर राजनीतिक दलों के नेताओं की बात करें, वो सब के सब इसमें शामिल हैं। तभी ये धंधा दिन पर दिन फल फूल रहा है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 निरसा। और इस वक्त की बड़ी खबर धनबाद से, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को 10-10 किलो का IED बम मिला है, जिसके बाद बम स्क्वाड ने जंगल में ही उसे निष्क्रिय कर दिया। CRPF और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली है। नक्सली किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में थे। लोहरदगा सदर अस्पताल में रेमडेसिविर समेत लाखों की कीमती दवाई एक्सपायर हो चुकी है। दवा कचरे के ढेर की तरफ फेंक दी गई है। सदर अस्पताल के कबाड़ रूम में ये दवाएं कचरे की तरह बेकार पड़ी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लाखों की दवाई जरूरतमंदों लोगों के बीच खरीद तो ली जाती है, लेकिन इसकी उपयोगिता कितना साबित हो पाता है, इन कचरे के ढेर में पड़े इन दवाओं को देखकर समझा जा सकता है। हालांकि दवाओं का स्टॉक रखने वाले कर्मी उमाकांत कुमार सिंह का कहना है कि इनके पास जो भी एक्सपायरी दवा है वो लिमिट है, लेकिन ये ढेर सब कुछ बयां कर रहा है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर संजय कुमार सुबोध का कहना है कि उनकी जानकारी में ये बात नहीं है। हालांकि उन्होंने पूरे मामले की जांच की बात जरूर कही है। पहला तो मेरे संज्ञान में ही नहीं है, न किसी कर्मी द्वारा सूचना दी गई है, न किसी के द्वारा सूचना दिया गया है। आप लोग के द्वारा सूचना दिया गया है। अब देखते हैं वहाँ पर कि क्या सचमुच यहाँ की दवा है कि दूसरी जगह की दवा है। नंबर 1, स्टॉक लेजर से मिलान करेंगे। अगर यहाँ की दवाई होगी तो जो फेंके हैं उन पर कार्रवाई होगी। जो भी दवा एक्सपायर हो जाती है उसको मेडिकेयर के द्वारा एक्सपोज कर दी जाती है। अभी हम लोगों के पास फरवरी में मात्र दो दवाएं की एक्सपायरी होने वाली है, जो कि हम लोग खपत कर लेंगे। अभी हम लोगों का एक्सपायर हो चुकी है, जैसे कि कुछ रेमडेसिविर सब दवाएं एक्सपायर हो चुकी है, उसको हम लोग रखे हुए हैं। प्रक्रिया हम लोगों की कमेटी में DS के द्वारा उनको डिस्पोज कर दिया जाए। सर में मौजूद है और यहाँ स्वास्थ्य विभाग और सदर अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। लाखों रुपए की दवाई एक्सपायर हो चुकी है, जिसे कचरे की तरह यहाँ पे रखा गया है। जीवन रक्षा के काम करती थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से बेकार हो गई है और ये कचरा में समा गई है। जब हमने यहाँ सदर अस्पताल के सिविल सर्जन से बात किया तो उनका साफ कहना है कि उनके संज्ञान में किसी भी तरह का इस तरह की जानकारी नहीं आई है। हालांकि उन्होंने कहा कि संज्ञान में लेकर हम इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। सवाल उठती है कि सिविल सर्जन को यहाँ स्टॉक में हो रहे दवाई एक्सपायरी के बारे में जानकारी नहीं होती है, क्योंकि 1-2 यहाँ दवा नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि
कचड़े की ढेर जैसी दवाई रखी हुई है। ये कोई 1000-2000 की दवा नहीं, लाखों रुपए की दवा है, जो कि गरीबों में बंटने वाली दवा थी, अब सीधे सीधे बर्बाद हो गई है। खास बात यह है कि अल्प्राविन नामक दवा जो कि यहाँ कचड़े के ढेर में रखी हुई है और वह सदर अस्पताल का रिकॉर्ड में ही नहीं है। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन का साफ कहना है कि वो दवा हमारे यहाँ की नहीं है। आखिर इस पर भी सवाल उठती है कि जब सदर अस्पताल के रिकॉर्ड में ही वह दवा नहीं है तो कचड़े की ढेर में आखिर वो दवा आई कहाँ से। आगे देखना पड़ेगा कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या कार्रवाई करती है और इस पर आगे क्या होता है। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। और ऐसे में बड़ा सवाल है कि सदर अस्पताल की इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। सवाल ये भी कि आखिर इतनी कीमती दवा जो इतने दामों में मिलती है, वो दवा इस तरीके से बर्बाद कैसे हो सकती है। इन दवाओं को समय पर लोगों के बीच आखिर क्यों नहीं बांटा गया। भले ही कड़ाके की ठंड क्यों ना हो, लेकिन रांची के इस चाय की दुकान पर लोगों की भीड़ कभी कम नहीं होती। हालांकि लोगों का कहना है कि इस साल ठंड पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पड़ रही है। फरवरी का पहला सप्ताह है, लेकिन अभी तक ठंड से लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। ऐसे में लोगों से बात की हमारे सहयोगी कोमल बहल ने। जैसे जैसे कोहरा छटना शुरू हुआ और सूरज जो है वो धुंध की चादर से बाहर निकला, तो वैसे ही लोग जो है चाय की गुमटी पर आ पहुंचे हैं अपने गली मोहल्ले से निकलकर। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो है, उनके एक हाथ में कुल्हड़ की चाय है तो दूसरे हाथों में अखबार है। इनसे बात करते हैं इस बार के ठंड को लेकर। क्या आप हमें बताइए, इस बार ठंड जो है पहले के मुकाबले कितनी पड़ रही है? इस बार काफी बड़ी है ठंड। इस बार अभी फरवरी तक ठंड रहना चाहिए, क्योंकि पिछला लॉकडाउन में प्रदूषण नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मतलब ठंड तो रहेगा ही रहेगा। पिछले बार लॉकडाउन में पूरा प्रदूषण था ही नहीं। तो आप ये कह रहे हैं मतलब कि प्रदूषण नहीं था, इसीलिए जो ठंड है फरवरी तक जारी है। हाँ। आप क्या बताएंगे? आप हमें बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं, पहले के मुकाबले इस बार जो है ठंड की स्थिति क्या है? पहले हम लोग बचपन में जो देखते थे कि मतलब पानी बहुत बारिश कम होती थी, और माँ हमारी मदर लोग बताती है कि पहले ऐसा 20 से 30 साल पहले ऐसा बारिश हुआ था। और इस बार हमको लग रहा है ऐसा कि लॉकडाउन के बाद में मौसम मतलब हम लोग का बहुत ही अच्छा रहा झारखंड का। इस वजह से हमको लग रहा है कि इस बार मौसम मतलब बहुत ही अच्छा रहा, और ठंडा जैसा लग रहा है कि 1-2 महीने और रहेगा। मकर संक्रांति में देखा जाता था कि ठंड जो है खत्म हो जाती थी। आज 5 फरवरी है, वसंत पंचमी भी इस बार लेट से ही पड़ा है, अभी तक ठंड का प्रकोप जारी है। हाँ, वो तो रहेगा ही। ऐसे भी लास्ट में भी रहता था, मकर संक्रांति के बाद में सरस्वती पूजा तक ठंड रहता था, लेकिन इस बार हमको लग रहा है ऐसा कि सरस्वती पूजा के बाद भी रहेगा। हालांकि मौसम विभाग ने भी ये बात कही है कि 15 फरवरी के बाद से ही जो रांची वासियों को ठंड से राहत मिलेगी। और जैसा इनका कहना है कि पहले मकर संक्रांति में हम देखते थे कि ठंड से थोड़ी बहुत राहत लोगों को मिलने लगती थी, लेकिन आज 5 फरवरी हो गया है, लेकिन अभी भी ठंड का सितम जो है जारी है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। गिरिडीह के जमुआ में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से ईंट, पत्थर और लाठी डंडे चले। महिलाओं ने भी एक दूसरे को जमकर पीटा। इस लड़ाई में 2 लोगों को ज्यादा चोट लगी। बताया जा रहा है कि दोनों गोतिया घर में हिस्सेदारी और जमीन में हिस्सेदारी को लेकर कई सालों से आपस में झगड़ रहे हैं। जमशेदपुर पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने मोबाइल, लूटी गई स्कूटी के पार्ट्स और बाइक बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों में रियाज खान और शाहिद अली उर्फ काला बाबू का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। इनकी गिरफ्तारी से कई अन्य मामलों का भी खुलासा हुआ है। विशेष छापामारी दल गठन करके इसमें काम किया है। काम में इसमें टोटल 6 आदमी अभी गिरफ्तार हुए हैं, और इस तीनों घटना का हम लोग को उद्भेदन हुआ है। जैसे कि घटना का सारांश ये है कि 12 तारीख को एक जो गाड़ियाँ लूट हुई थी स्प्लेंडर, वो गाड़ी 12 तारीख को जो चोरी हुआ था स्प्लेंडर गाड़ी, वो 15 तारीख को जो लूट हुआ था उसी में शामिल हुआ है। और जो भी बंदे लूट में शामिल है, मोटरसाइकिल चोरी में शामिल है, तो वो लोग बुढ़ावाला थाना केस में भी शामिल है।
रांची में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के बाद सरस्वती पूजा के आयोजन को लेकर लोगों में उत्साह है। पूजन सामग्री की खरीदारी को लेकर बाजार में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। हालांकि फूल विक्रेताओं का कहना है कि कोरोना की वजह से इस साल फूलों की बिक्री पहले जैसी नहीं हुई है। सर्दी खुद को समेटने की तैयारी में लगी है तो सरसों के फूलों से अलग ही छटा निखरी है। ऐसे में आज वसंत पंचमी है और वसंत पंचमी को लेकर तैयारियां भी जो है वो जोरों शोरों पर है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ जो है यहाँ पे पूजन सामग्री की खरीदारी करने के लिए उमड़ी है। कुछ बच्चे भी यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सरस्वती पूजा को लेकर विद्यार्थियों में काफी एक्साइटमेंट होता है। कितनी तैयारियां होती है सरस्वती पूजा को लेकर, कितना इंतजार होता है? ऐसे तो हम लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, और जैसे आज के दिन सरस्वती पूजा है तो अब सुबह से ही घर पे तैयारी शुरू हो गया है। तो अभी हम लोग सब यहाँ आए थे लेने के लिए। बस अब नहा धोवा के अब जाएंगे और उसके बाद फिर तैयारी चालू करेंगे। और जैसे आजकल तो कोरोना की वजह से हम लोग अभी लगता नहीं है पंडाल सब, तो बस अभी जितना लगा है शाम को निकलेंगे और भगवान का आरती करके बस लोग निकलेंगे। भगवान की आरती करेंगे शाम में, अभी पूजा होगा। आप क्या फूल लेने आए? हाँ, फूल लेना। कीमतों में क्या कुछ फर्क देख रहे हैं? कीमतों तो थोड़ी ज्यादा है, बढ़ी हुई है पहले के मुकाबले। क्या लिया अभी आपने? मैंने अभी गेंदा फूल लिया है। गेंदा फूल की कीमत क्या है? 50 रुपए कैलोरी मिल रहा है। अच्छा, तो ठीक है, हम यहाँ पे कुछ दुकानदार से भी बात करेंगे। भैया आप बताइए, इस बार जो है बिक्री कैसी है पहले के मुकाबले? थोड़ा बहुत सही है। थोड़ा बहुत सही। तो कोरोना की वजह से कुछ असर पड़ा है क्या मार्केट में? बहुत असर है। बहुत असर है। क्या कुछ कॉस्ट है यहाँ पे? फूलों के दाम क्या रखे हैं आपने? पहला जो था बस वही रेट है, लेकिन महंगा आ रहा है। जैसा कि आप लोगों ने ही सुना कि कोरोना को लेकर के इस बार जो मार्केट है पहले के मुकाबले ठप है, और 10% के फूलों के दामों में 10% का इजाफा भी हुआ है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ कोमल बहल, न्यूज 18 रांची। गिरिडीह जिले में 2 अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। धनवार प्रखंड के दरियाडीह में आकाशीय बिजली से युवा समाजसेवी सतीश यादव का निधन हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम फैल गया। हजारों लोगों ने समाजसेवी को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है कि हमारे बीच एक युवा उभरता हुआ नौजवान समाज सेवी और एक आने वाले पीढ़ी के लिए एक संघर्षशील जुझारू साथी सतीश यादव का आज वज्रपात से आकस्मिक देहांत हो गया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी जनजातीय मोर्चा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें संगठन के द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई। वहीं इसके साथ ही माइक्रो डोनेशन कार्यक्रम के तहत 10,000 कार्यकर्ता को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से 7,000 का लक्ष्य निर्धारित है। राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने उनके निर्देश पर जो माइक्रो डोनेशन अभियान कार्यक्रम चल रहा है, उसके लिए भी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की तरफ से हम लोग उसको 100% किस प्रकार से क्रियान्वित करेंगे। हमारे जनजाति समाज के लोगों को जो हमारे साथ सहानुभूति रखते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको डोनेशन के माध्यम से हम लोग उनको जोड़ना चाह रहे हैं। अब उसके लिए हम लोग रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा है कि वो जेपीएससी परीक्षा में धांधली के मुद्दे को संसद में उठाएंगे। उन्होंने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। भारत सरकार को इसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी से करानी चाहिए। लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इसीलिए संसद में हम जल्दी इस मामले को उठाएंगे। और मेरा यह मानना है कि भारत सरकार एक स्वतंत्र एजेंसी से इसकी पूरी जांच कराए। क्यों? क्योंकि लाखों छात्रों का भविष्य, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे कि हमको लाइफ सेटल करना है। हम आज के बच्चे रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं और उनके साथ धोखा हो जाए, फरेब हो जाए, चीटिंग हो जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा? तो इसीलिए आज इस मामले को बहुत जल्द हम लोग। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।